Hello students, welcome to online classes NCERT. In today's video, we will cover class 7 science chapter number 1, the ever evolving world of science. We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. This again is not just a textbook with facts. It is an invitation to question, to perform experiments, and to explore. As we try to understand the beautiful world we live in, the world of science covers everything, small and large, near and far. We may be looking at tiny cells inside a leaf or the movement of the sun and the stars. We may be testing out the materials around us at home or discussing how water flows underground. As you go through the chapters in this book, you will start new adventures that challenge your thinking, expand your knowledge and help you become an explorer, making small discoveries for yourself. जैसे कि आपने क्लास 6 की क्यूरियोसिटी में पढ़ा और देखा कि वो बुक किस तरह से आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में नई चीज़ें सिखा रही है, उसी तरह इस क्लास की बुक भी आपको साइंस के बारे में बहुत कुछ बताएगी, लेकिन एक प्लेफुल वे में। इस बुक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे, क्योंकि हमने देखा है बच्चे जब क्लास में बैठे लेसन सुन रहे होते हैं वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ समझ ही नहीं आती और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उनके माइंड में नहीं आते। तो ये बुक आपको बहुत बेसिक सी चीज़ें सिखाएगी जिसके कारण आप क्वेश्चन पूछ सकोगे। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने आ जाएंगे, चीज़ों की खोज करनी आएगी और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको समझने में भी मदद मिलेगी। साइंस हमें हर चीज़ के बारे में बताती है, वो चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, नज़दीक हो या दूर हो। जैसे एक छोटी सी चींटी, उसके बारे में साइंस हमें सब कुछ बताती है कि चींटी इतना ज़्यादा भार कैसे उठा लेती है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जैसे बड़े बड़े पहाड़, जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स, तो उनके बारे में भी हमें साइंस बताती है कि वो प्लैनेट्स किस तरह बने हैं और किस चीज़ से बने हैं। उसी तरह कोई चीज़ हमारे पास हो, हमारे घर पर ही हो, उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज देती है, और या हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो उसके बारे में बताती है। जिस तरह से सूरज हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम साइंस के थ्रू सूरज के बारे में पता लगा सकते हैं कि सूरज कब बना, कैसे बना, किस चीज़ से बना, ऐसा सूरज में क्या है जिसके कारण वो इतनी गर्मी और रोशनी पूरे यूनिवर्स को दे रहा है। तो ये सारा साइंस के थ्रू ही पॉसिबल है। इसके साथ ही साइंस हमें छोटे से सेल के बारे में बताती है जो किसी पत्ते में होता है, और चांद और सितारों के बारे में, सूरज और सितारों के बारे में बताती है। हम अपने घर में मिलने वाले मटेरियल्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और हमारे पैरों के नीचे धरती के अंदर पानी किस तरह से फ्लो होता है उसके बारे में भी साइंस के थ्रू जान सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक नियम्स हैं उनको समझ पाएंगे। इस बुक के चैप्टर्स में हम नए प्लेफुल तरीके से कुछ चैलेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। इसकी मदद से हम नई चीज़ों को खोजना सीखेंगे और छोटी छोटी डिस्कवरीज भी करेंगे। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई and the soaring of a paper plane. Just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific exploration of flight? From early inventors studying bird wings, modern engineers designing aircrafts, the dream of flying started with simple observations and experiments. So, as you turn each page, let your imagination take flight, exploring new ideas, discovering wonders and reaching for the skies. इस बुक को पढ़ते हुए आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे पेज नंबर्स के साथ बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन बनाए हुए हैं। एक तरफ जहाँ पर बटरफ्लाइज उड़ती दिखाई दे रही हैं और वहीं दूसरी तरफ पेपर प्लेन बनाकर दिखाया गया है।
ये दोनों ही हमें उड़ान भरना सिखाते हैं। जैसे बटरफ्लाई अपने विंग्स के मदद से आसमान में ऊंची उठती है और पेपर प्लेन अपने लाइट वेट के कारण हवा में ऊपर उठ जाता है, उसी तरह से आपको अपनी सोच को ऊपर उठाना है। अगर बच्चों में क्यूरियोसिटी हो तो वो नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा पेपर प्लेन आपको फ्लाइट की साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बता सकता है। ओल्ड टाइम से ही इन्वेंटर्स हैं, उन्होंने बर्ड के विंग्स को स्टडी करना शुरू कर दिया था कि बर्ड्स में ऐसा क्या है कि वो अपने विंग्स की हेल्प से उड़ सकता है। उसी की मदद से आज मॉडर्न टाइम में इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन कर पाए। तो आपने देखा कि उड़ने का सपना एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से ही शुरू हुआ, जिसके कारण एक्सपेरिमेंट हुए। आप जैसे जैसे बुक में आगे बढ़ोगे, आपकी इमेजिनेशन भी उसी तरह उड़ान भरेगी और नए आइडियाज और डिस्कवरीज को देखोगे। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इजंट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स or learning about different things in nature. Science, as we said in grade 6, is a process. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions, and is open to the unknown. In grade 7, we will try to ask deeper question. How do things work? Why do events happen the way they do? And what can we learn from the pattern that we see in nature? Class 6 में आपको नए फैक्ट्स के बारे में बताया गया था जो कि आपके आसपास होते हैं, लेकिन क्लास 7 में आपको थोड़े डीप क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ किस तरह काम करती है, कोई भी इवेंट जिस तरह भी हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। अगर मॉनसून आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है कि हर साल उसी समय पर मॉनसून दुनिया भर में आते हैं और बारिश करते हैं। और जो हमारे आसपास पैटर्न हैं, हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष के रंग एक पैटर्न में होते हैं और कभी भी इंद्रधनुष निकले तो वो रंग उसी सीरीज में दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप सोचना शुरू कर दोगे और उनके बारे में एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करोगे। To do this, we have to step out of the classroom perhaps and experiment the world through activities and experiments. These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as a stepping stone to a deeper understanding of the environment we live in and of our places on this planet. We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery and not just about discovery alone, but also about responsibility. As young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. इस तरह की लर्निंग के लिए आपको क्लासरूम में बैठकर बुक्स में ही नहीं पढ़ना, बल्कि बाहर दुनिया में निकलकर एक्टिविटीज कर और एक्सपेरिमेंट्स कर जानकारी हासिल करनी है। इस तरह की जानकारी सिर्फ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग ही नहीं होगी, बल्कि आपके एनवायरनमेंट और आपके प्लेनेट के बारे में आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाएगी। इससे आप ये भी समझ सकोगे कि साइंस एक हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। साइंस हर समय की जाने वाली डिस्कवरी का प्रोसेस है। ये सिर्फ डिस्कवरी के बारे में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई नई डिस्कवरी करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस डिस्कवरी के बारे में दुनिया को बताओ और उससे होने वाले पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी दुनिया को बताओ। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो खोज आपने की है उससे पूरी दुनिया का फ़ायदा हो। जब आप अपने आसपास एक्सप्लोर करोगे कि देखोगे कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है उसी से रिलेटेड हम ह्यूमन सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और नेचुरल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली ही अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं। जैसे कि नेचुरल वर्ल्ड में दिन और रात होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं। वो अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ दिन को करते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको दिन में नहीं किया जा सकता,
तो उनको रात में करते हैं। तो इस तरह से उनका काम नेचुरल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी सोसाइटी में रहते हैं। हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में मतलब कि इस दुनिया में सभी लोग दिन में काम करने के लिए निकलते हैं और शाम को घर पर पहुंच जाते हैं और अपने परिवार और पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर देखा जाए नेचुरल वर्ल्ड में एनिमल्स एंड बर्ड्स भी इसी तरह करते हैं। वो भी दिन को अपना दाना चुगकर शाम को घर वापस आ जाते हैं और अपने पूरे के पूरे फ्लॉक के साथ अपने नेस्ट में रहते हैं। इसके साथ ही साइंस की हेल्प से हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और दुनिया को रहने के लिए और बेहतर जगह बना सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। साइंस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर हम इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और कम करने के मेथड्स फाइंड कर सकते हैं और इसके साथ ही दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो। बट लेट्स गेट बैक इनटू द बुक फॉर नाउ। You will read about topics in different fields of science from physics and chemistry to biology and earth sciences. While they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area. So let's take a quick journey through our book for this year. We will start by looking at the properties of material around us, mostly the things we experience but perhaps never ask question about. Why are some fruits sour? What happens when we wash haldi stain on our school uniform? हालांकि इस बुक में बोला जा रहा है कि हमें क्लासरूम से और बुक से दूर रहकर पढ़ाई करनी है और सीखना है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और रूल्स को सीखने के लिए हमें बुक में तो देखना ही पड़ेगा। इस साइंस की बुक में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ अर्थ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी देखने में अलग अलग चैप्टर्स लग रहे हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से साइंटिफिक आइडियाज़ भी सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक की डिस्कवरी के बाद दूसरे की खोज करना और आसान हो जाता है। जैसे कि लोहे की डिस्कवरी होने पर पता चला कि ये एक बहुत मजबूत मेटल है और इसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स और टूल बन सकते हैं। इसी डिस्कवरी को आगे बढ़ाते हुए इसी आयरन को यूज़ कर बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाने लग गया और मजबूत और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाने लग गई। तो इस तरह से एक डिस्कवरी आगे और डिस्कवरीज को होने में मदद करती है। इस बुक में हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो मटेरियल जो हमेशा से हमारे आसपास रहे हैं लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कुछ फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ उन फ्रूट्स में है जिनके कारण वो खट्टे हैं। अगर हल्दी का दाग हमारी यूनिफॉर्म पे लग जाए तो हम उसको किस तरह से धो सकते हैं। ये बहुत आम चीज़ें हैं। हमने घर में अपने पेरेंट्स को इनके सल्यूशंस ढूंढते हुए देखा है, लेकिन जब हम खुद इनसे एक्सपेरिमेंट करेंगे और इनके पीछे के रीजंस का पता लगाएंगे तो माइंड को इस तरह से डेवलप करना है कि आगे इन्हीं चीज़ों से हम कोई नई डिस्कवरी कर सके। वी देन मूव ऑन एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, lamps and wires to try to find other kind of properties of materials. What kind of material do we need to make a lamp glow? This will lead us to classifying materials based on their properties, and we will enter the world of metals and non-metals. We know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. We will explore what kind of changes happen around us. Some changes can be reversed and other cannot be reversed. इस बुक में चैप्टर्स पढ़ते हुए हम ये भी देखेंगे कि जो बैटरीज, लैंप्स और वायर्स हैं उनमें मौजूद मटेरियल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण एक बल्ब को जगा देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीखते हुए ही हम मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करके उनके बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मेटल्स बोलते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ या खासियत है जिनके कारण उन्हें एक कैटेगरी में रखा जाता है। नॉन मेटल्स में
ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उनको मेटल से डिफरेंट बनाती है। हमें पता है कि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो उस बैटरी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि कुछ चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं और कुछ रिवर्स नहीं हो सकते, उसके पीछे कारण क्या है। इसका मतलब है कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको चेंज करने के बाद हम उनको वापस उनकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। जैसे कि पानी, अगर हम पानी को जमा देते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, उसकी फॉर्म लिक्विड से सॉलिड हो जाती है, लेकिन उस बर्फ़ को पिघलाने के बाद फिर से पानी अपनी सॉलिड से लिक्विड की स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब ये चेंज रिवर्स हो गया। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे कि बैटरी ख़त्म होने के बाद हम उसको रिवर्स करके दोबारा फुल नहीं कर सकते। तो ऐसा बैटरी में क्या है जिसके कारण वो इरिवर्सिबल चेंज है। बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फ्रूट्स ripen, rocks break into pebbles. What kind of changes are these? Some of these happen or happen faster when things are heated. We will look at how heat flows, whether it is the melting point of an ice cube in a glass or the melting of a glacier. Water is of course everywhere, and with the heat of the sun, it evaporates from the seas and falls as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away. अब जो चेंजेस की बात की जा रही है उसमें सबसे पहले बर्फ़ का पिघलना है। ये एक रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि बर्फ़ को हम बार बार पिघला और जमा सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स का पकना रिवर्सिबल चेंज नहीं है क्योंकि एक बार जब फ्रूट पक जाते हैं तो दोबारा उसको कच्चा नहीं कर सकते या उसको फूल की फॉर्म में नहीं बना सकते। ऐसे ही पत्थरों का टूटना और टूट के छोटे पेबल्स में चेंज होना भी इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि पेबल्स को हम दोबारा से एक बड़े से रॉक में चेंज नहीं कर सकते। ये चेंजेस हैं। इन चेंजेस में कई चेंजेस बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं, कई धीरे होते हैं, कई चेंजेस हीट मिलने पर होते हैं। तो हम देखेंगे हीट कैसे फ्लो करती है, चाहे वो एक आइस क्यूब का पिघलना हो या पूरे के पूरे ग्लेशियर का। सूरज से गर्मी लेने के बाद पानी गर्म हो जाता है और इवेपोरेट होकर समंदर से बारिश की फॉर्म में धरती पर आता है और ज़मीन पर गिरता है। ज़मीन पर गिरने के बाद वो पानी फिर से दोबारा ज़मीन के अंदर चला जाता है या दोबारा समंदर में जाकर मिल जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है और इसके पीछे क्या कारण है। However, it isn't just changes in materials around us that we see or the hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well, especially around the middle school years. Our bodies are changing rapidly. Why? Not just us humans. There are life processes that are essential to all animals for their survival. To grow, we have to eat and breathe. Blood has to circulate the nutrients from the food all over the body and so on. But why animals alone? Don't plants also need food to grow? How do they get their food? Do they also breathe? How? Over the time that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. But what is time? The clock on the wall or a wristwatch tell us the time and how it passes. We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night. But have you thought about how we measure time and how fast does something happen? जिन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे आसपास के मटेरियल में ही नहीं हो रहा और ना ही सिर्फ ना दिखने वाले पानी में हो रहा है जिसकी हमने बात की। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में भी चेंज होता है। जब हम मिडिल स्कूल में आ जाते हैं तो बॉडी ज़्यादा जल्दी चेंज होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, ये लाइफ का प्रोसेस है, वो सभी जीव जंतुओं के साथ हो रहा है जो जीवित हैं। हमें बड़े होने के लिए खाना खाना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, हमारे खून को हमारी नसों में दौड़कर सारे न्यूट्रिएंट्स फूड से खींचकर पूरी बॉडी में पहुंचाने होते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं हो रहा, प्लांट्स में भी ऐसा होता है। प्लांट्स कैसे बड़े होते हैं? वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? क्या वो सांस लेते हैं?
अगर हाँ तो कैसे? टाइम के साथ साथ जिंदगी धरती पर आगे बढ़ती जा रही है। इसी से हमारे दिमाग में आता है टाइम क्या है। घड़ी जो हमारी दीवार पर लगी है या हमारे हाथ पे बंधी है वो हमें टाइम बताती है। टाइम आगे कैसे बढ़ता है, उसी चलते टाइम के अकॉर्डिंगली हम सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार होते हैं और रात होने पर हम सारा काम खत्म कर कर बिस्तर पर चले जाते हैं। तो इस टाइम को किस तरह से मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस बुक के थ्रू सीखेंगे। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, early humans observed the shadow of objects in the sun and used the position of shadows to tell the time. Light and shadows are not just useful for shadow puppets or to tell the time. Naturally, light helps us to see, and today we have developed a lot of ways to generate light. So we can read a book at night even when the sun doesn't shine. जो टाइम हम अपनी घड़ियों में देखते हैं, ये घड़ियां इन्वेंशन होने के बाद ही नहीं बना। ये टाइम पहले भी देखा जाता था, लेकिन उसकी टेक्निक डिफरेंट थी। पहले इलेक्ट्रिक क्लॉक नहीं होती थी। उस समय में लोग सूरज की मदद से किसी चीज़ की शैडो को बनाकर उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली टाइम बताते थे। लाइट और शैडो ये दोनों ही टाइम बताने के लिए बहुत ज़रूरी थे। नेचुरली लाइट हमें देखने में मदद करती है, लेकिन आज इन्वेंशन और डिस्कवरी की मदद से हमने आर्टिफिशियल लाइट बनाना सीख लिया है, जिसकी मदद से हम रात को भी बुक्स पढ़ सकते हैं जब सूरज छिप गया होता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक सर्कुलर इक्विपमेंट बना हुआ है और उस पर एक ऑब्जेक्ट फिक्स किया हुआ है। तो इस मैकेनिज्म को बाहर खुले में बना दिया जाता था, जहां पर सीधी धूप इस पर पड़े, और जैसे जैसे सूरज घूमता था तो ये शैडो जो है ये भी घूमती थी, जिसकी मदद से लोग टाइम पता लगाते थे। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिरर्स को आपस में जोड़कर बनाया गया है और वहाँ साथ में उसके सामने एक कैप रख दिया। ये भी टाइम देखने की टेक्निक थी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। While we will perhaps learn about it only later, light and shadows are not just limited to things around us at home. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाइट हमें सिर्फ टाइम बताने के काम नहीं आ रहा, बल्कि ये हमारे लिए और पर्पसेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम आगे चलकर इस बुक में स्टडी करेंगे। Even the earth and moon can cast shadows, leading to the fascinating phenomena of eclipses. And of course, we have day and night that depend on receiving light from the sun. To understand all of this, we need to know how the earth rotates around its axis, how the moon goes around the earth, and the earth around the sun, and the consequences of these movements on life on our planet. While all this might have your head spinning, think about it. Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? लाइट से बनने वाली शैडो सिर्फ टाइम बताने में काम नहीं आती, बल्कि अर्थ और मून भी शैडोज बनाते हैं और उनकी शैडो को एक्लिप्स बोला जाता है। इन्हीं शैडोज की मदद से दिन और रात भी होते हैं। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिस तरफ सूरज है उस तरफ से धरती पर रोशनी पड़ रही है, और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं आ रही उस तरफ रात है। तो ये शैडो वाला हिस्सा ही है जिसके कारण रात होती है। और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सूरज पर एक शैडो पड़ रही है, जिसके कारण उसे एक्लिप्स लग गया या ग्रहण लग गया है। इन द चैप्टर्स दैट फॉलो, you will also make simple observations and do fun experiments and dive into topics that need careful thinking. Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiments, and think like a scientist. As you will find out, even those experiments that seem to confirm that what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more questions. इस बुक में सिंपल ऑब्जर्वेशन जिनके बारे में आप लोग पहले से जानते हो, उनकी मदद से आपको एडवांस नॉलेज देने की कोशिश की जाएगी। आपको नोन से अननोन की तरफ लेकर जाया जाएगा। मतलब कि जो आप ऑलरेडी नॉलेज रखते हो उस नॉलेज में थोड़ी एडिशन कर दी जाएगी, जिससे आपका माइंड और एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करेगा और
क्वेश्चंस पूछेगा ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ सके और आप उन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि आने वाले चैप्टर्स में हम क्या सीखने वाले हैं और हमारे आसपास की ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने देखा, जिनकी मदद से हम छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन की हेल्प से बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और एडवांस नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आने वाले चैप्टर्स में हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वे से और भी बहुत सीखेंगे। हैप्पी एक्सप्लोरिंग।